नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संघात में। मैं हूं सुषमा। हर बार की तरह इस बार भी आज हम चर्चा करेंगे एक नए खुलासे की। वारदात की दुनिया में कई अंधे कत्लों के बारे में आपने सुना होगा। मृतक की शिनाख्त और कातिल कौन की तलाश बरसों बरस तक चलती रहती है। लेकिन आज हम उन भूमाफियों की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने राजस्व और सब रजिस्ट्रार के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर भोले भाले किसानों की भूमियों के फर्जी दस्तावेज बनवाकर कंपनियों ने अपने नाम पंजीकृत करवा लिया और फिर उन्हीं कंपनियों ने अपने अपने निवेशकों को उन भूमियों के शेयर बेच दिए। लगभग 25,000 एकड़ से ज्यादा भूमि की 4,000 फर्जी रजिस्ट्रियां मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र और आगरमालवा जिले में हुई। सुनने में आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सेबी से जारी दस्तावेज चीख चीख कर ये हकीकत बयां कर रहे हैं। सरकार की आन बान और साख से जुड़े मामले किस तरह दब जाते हैं या दबा दिए जाते हैं, उसकी एक और बानगी देखिए। दिल्ली पंजाब की कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश में लगभग 25,000 एकड़ से ज्यादा भूमि की 4,118 रजिस्ट्रियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के रीजनल डायरेक्टर को निर्देशित किया और साथ ही इस गंभीर प्रकरण में कार्यवाही व निगरानी रखने के लिए एक कमेटी भी गठित की, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मल लोढ़ा को सौंपी गई। इस समिति ने सभी जालसाजी कंपनियों की संपत्ति को जब्त करने की सिफारिश की और कंपनियों द्वारा किसानों से खरीदी गई भूमियों को नीलाम करने के लिए सीहोर व आगरमालवा जिले के कलेक्टर को निर्देशित किया, ताकि कंपनियों के शेयर होल्डर्स को उनके द्वारा निवेश की गई राशि लौटाई जा सके। आदेश अनुसार भूमियों की नीलामी की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर के संज्ञान में आया कि कंपनियों द्वारा किसानों से क्रय की गई भूमि के सभी दस्तावेज फर्जी हैं। कई माह की जांच के बाद कलेक्टर के पत्र दिनांक 26 अगस्त 2017 के माध्यम से खुलासा हुआ। आगरमालवा जिले में 4,040 सेल डीड बोगस हुई हैं, जिसमें से 2,193 अनरजिस्टर्ड हैं एवं 1,827 उप रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड हुई। आइए रुख करते हैं तेज तर्रार कानूनी दिग्गज सीनियर अधिवक्ता स्वर्गीय श्री CM रावतिया जी के कार्यालय। दुर्भाग्यवश अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कोविड के दौर में वो हम सबको अलविदा कह गए। वर्ष 2016-17 में जालसाजी के शिकार कई रहवासी और किसान उनसे कानूनी मदद मांगने आए थे। क्या था वो मसला, जानते हैं, समझते हैं जूनियर अधिवक्ता श्री मनीष रावतिया से। MP लैंड रिकॉर्ड करके एक वेबसाइट है जिस पे आप किसी भी जगह की लैंड के बारे में पता कर सकते हैं। तो एक कंपनी थी PACL और उसकी काफ़ी छोटी छोटी दूसरी सिस्टर कंसर्न कंपनीज थी। तो इन्होंने क्या करा कि चूँकि आगरमालवा में लोगों के पास एरिया एग्रीकल्चर का ज़्यादा है, तो उन्होंने ऐसे एरियाज़ को टारगेट किया जहाँ पे किसान के पास ज़्यादा बड़ी ज़मीनें थी। तो उन्होंने उन ज़मीनों को टारगेट करते हुए उन्हीं के नाम की फर्जी बही कह लें या फेक बही कह लें या डुप्लीकेट बही कह लें, वो बना के और ख़ुद को उस आदमी की जगह पे रिप्रेजेंट करते हुए वो आदमी तहसील गया और उन्होंने वो किताब बनवाई डुप्लीकेट। और उस डुप्लीकेट बही के या किताब के बेसिस पे उन्होंने डॉक्यूमेंट को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट किया। तो जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो उसमें जो खातेदार है उसका नाम भी बदल दिया था या वो ओरिजिनल था? नाम वही था, खसरे वही थे, सिर्फ बही का नंबर, चूँकि रजिस्ट्री के लिए भू अधिकार ऋण पुस्तिका ओरिजिनल चाहिए होती है, तो वो कहाँ से लाते, तो उन्होंने इस तरीके से उस चीज़ को मिसयूज़ करते हुए एक डुप्लीकेट बही बनाई और उस डुप्लीकेट बही और खसरे के बेसिस पे रजिस्ट्री प्रेजेंट करी। तो वहाँ पे वो फिर रजिस्टर्ड भी होगा? बिल्कुल, कुछ डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए, वो गए होंगे तो वहाँ पे बही उन्होंने प्रेजेंट करी, खसरा प्रेजेंट किया। तो जो वहाँ सब रजिस्ट्रार होंगे उन्होंने उस बही को और खसरे को जब चेक किया, उस बेसिस पे उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड किया। फिर उसके बाद सिलसिला फिर बारी आई आपकी। जब ये पता चला कि एक किसान है जिसके नाम की एक ज़मीन थी, उसने जब जाके तहसील में पता किया कि मेरे को इस साल का कितना लगान जमा करना है या मेरा कितना वो आ रहा है, ड्यूज़ आ रहा है,
या वो लोन लेने गया तो उसको ये पता चला कि मेरे नाम पे तो रिकॉर्ड में कोई ज़मीन दिख ही नहीं रही है, और वो PACL या PSL की जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है उनके नाम से दिख रही है। जब उसको इस चीज़ के बारे में पता चला, फिर वो रजिस्ट्रार ऑफिस गया, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाली, म्यूटेशन ऑर्डर रेवेन्यू से निकाला। जब उसकी तहकीकात हुई तब ये पता चला कि जो आदमी वो बन के वहाँ पे गया था और जो रजिस्ट्री कराई वो सब इलीगल हुई। सबसे पहले उन्होंने लैंड रिकॉर्ड से उसका डाटा निकाला, हाँ, उसके बाद उन्होंने डुप्लीकेट निकाली, डुप्लीकेट निकालने के बाद उसको रजिस्टर्ड कराई, रजिस्टर्ड और करा, रजिस्टर्ड कराने के बाद नामांतरण भी करवा ली। नामांतरण भी कराया। और चूंकि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो चुका था तो वो रजिस्ट्री लेके तहसील ऑफिस गए, 109 MPLRC में उन्होंने म्यूटेशन की एप्लीकेशन लगाई, उस बेसिस पे उन्होंने म्यूटेशन कराया। तहसीलदार साहब को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, उस बेसिस पे उन्होंने उसका म्यूटेशन ऑर्डर पास किया। इस पूरे प्रकरण में वो कितने शातिर थे ये तो हमें पता पड़ गया, हमारे विभाग की कहाँ गलती हो सकती है? सर, विभाग की गलती कहीं भी नहीं है। तो सब रजिस्ट्रार साहब के पास ये पावर है कि वो खसरा देखे, तो खसरा तो उस किसान के नाम पे आ रहा था, बस ये था कि वो किसान वहाँ नहीं पहुँचा, किसान की जगह कोई दूसरा आदमी पहुँचा। चूँकि डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो एग्रीकल्चर लैंड के हैं तो पैन नंबर नहीं मिलता, उस टाइम पे आधार था नहीं, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए या उस आदमी की आइडेंटिटी देखने के लिए उन्होंने वोटर आईडी देखा होगा, वो सब फॉर्ज वो आदमी PACL कंपनी बना के लेके गई, और जब उसने प्रेजेंट किया तो उन्होंने गुड फेथ या ये कहें कि आईडीज़ को वेरीफाई करते हुए, नाम चेक करते हुए उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने रजिस्टर्ड करा। तो रजिस्ट्री में अंगूठा भी लगता है और साइन भी होते हैं। साइन भी होते हैं। तो सबने साइन भी कुछ किए होंगे, क्योंकि अगर ओरिजिनल रजिस्ट्री में साइन होंगे उनके तो इसमें भी साइन होंगे, वो साइन कैसे उन्होंने मैच किए? एग्रीकल्चर लैंड में पुराने टाइटल डॉक्यूमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़मीनें ऐसी होती हैं जो पेरेंटल उसमें आती हैं, कुछ ज़मीनें होती हैं जो खरीदी हुई होती हैं। तो एग्रीकल्चर में जनरली सब रजिस्ट्रार का ये ओपिनियन होता है कि हम वही ओरिजिनल और सर्टिफाइड खसरा देखें। चूँकि सर्टिफाइड खसरा तो उनके नाम का था ही, वही चूँकि PACL के पास नहीं थी तो उन्होंने उसमें अपना मिसयूज़ करते हुए एक डुप्लीकेट वही बनवाई और उसको जाके प्रेजेंट करा सब रजिस्ट्रार साहब के पास, और उन दोनों डॉक्यूमेंट को देखते हुए सब रजिस्ट्रार ने उस रजिस्ट्री को रजिस्ट्रेट किया। निश्चित समय सीमा में सारी डुप्लीकेट वही आ गई और फिर रजिस्टर्ड होना शुरू हो गई, तो कहीं तो कोई संदेह नहीं कह सकते सर, इसको तो बहुत सोची समझी साजिश कह सकते हैं, क्योंकि ये एक इतनी एजुकेटेड कह लें या बड़ी कंपनी है जो इन चीज़ों में रही है फ्रॉड में, और उन्होंने एक के नाम नहीं परचेज़ करी। आप पूरे अगर फ्रॉड में देखेंगे उन्होंने मल्टीपल अलग अलग उनकी जो सिस्टर कंसर्न कंपनी थी उसमें ख़रीदा, तो कंपनी इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थी। बाकी लोगों का अपन बिना जांच के ऐसे बता नहीं सकते कि ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं। फिर आपकी क्या भूमिका शुरू हुई, आपने उस केस को कैसे लड़ा? केस जब हुआ तो इसमें इन्वॉल्वमेंट इतने सारे लोगों का था, और चूँकि मैं, मेरे फादर, हम लोग सब राजगढ़ ज़िले को बिलोंग करते हैं, और आगर मालवा पहले उसी एक ज़िले का भाग हुआ करता था, तो सारे लोग उसमें से 50-60% पापा के परिचित रहे। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देख के पापा को डिस्कस किया कि इसके अंदर क्या करना चाहिए, तो पापा ने फिर उनको बोला कि इसमें एक ऑब्जेक्शन हमको फाइल करना चाहिए। चूँकि केस इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक अलग कमेटी बना दी थी और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को उनका प्रेसिडेंट बना के इन सारे केसेस को डिसाइड करने के लिए एम्पावर कर दिया था। तो फिर हमारी तरफ से सारे जितने किसान जिनके साथ ये हुआ था उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन फाइल किया गया, और ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद हम लोगों ने हमारे टाइटल डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ्स, बहुत सारी चीज़ें, जिससे कि सीजे साहब को ये साबित हो जाए कि प्रूव कर दें हम कि ये हमारी ओनरशिप की है, उनकी नहीं है। उस बेसिस पे उन सबको न्याय मिला और वो वापस से सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो रीम्यूटेट हुई, नामांतरित हुई उन्हीं किसानों के नाम पे वापस, और फिर उन्हीं के नाम पे रही। तो ये जो लोग ने जो फ्रॉड किया था तो अल्टीमेटली फिर अंत क्या हुआ? उनको 420 में कुछ अंदर किए गए या क्या सर हुआ? कुछ लोग उसमें से उनको हिरासत में लिया, बट बाकी
एज ए होल पूरी की पूरी सारी कंपनीज के डायरेक्टर्स नहीं पकड़ा है, कुछ अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। आज अगर आगरमालवा में हुआ तो कहीं किसी दूसरे प्रदेश में बिल्कुल हो सकता है। तो ये हुआ भी होगा, नहीं मालूम, इसलिए नहीं मालूम कि मीडिया में नहीं आया। तो क्या वजह है, ये मीडिया में क्यों नहीं पहुंच पाया है? सर इसका जवाब तो मुझसे बेहतर आप दे सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया से हैं, तो इसका जवाब आपको पता ज़्यादा अच्छे से होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी 78 बोगस रजिस्ट्रियों के माध्यम से 3,800 एकड़ से ज्यादा भूमियों का क्रय विक्रय हुआ। सभी प्रकरणों की जांच में उप पंजीयक कार्यालय जिला सीहोर के वरिष्ठ उप पंजीयक के पत्र दिनांक 23 मई 2023 के अनुसार सेबी को सूचित किया गया कि अलग अलग कंपनियों के नाम से कोई दस्तावेज कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं है। सरकारी संस्थानों को आरटीआई की जानकारी 1 माह में देनी होती है, किंतु सुप्रीम कोर्ट व सेबी द्वारा दिए गए आदेशों पर अमल और उनके जवाब देने में 6 माह से 7 साल का समय लगा। हमारी सरकार, किसान हितैषी सरकार, किसानों के प्रति कितनी संजीदा है उसका अंदाजा किसान ही लगा सकते हैं, जो आज भी अपने खेत के दस्तावेज दुरुस्त करवाने एसडीएम कार्यालय से लेकर न्यायालय तक के चक्कर काट रहे हैं। कैमरामैन राहुल नागवंशी के साथ तरुण गुप्ता, न्यूज एंड व्यूज। मामला 2013 से शुरू हुआ। सवाल ये नहीं कि फर्जी रजिस्ट्रियां हुई और दस्तावेज बने, बल्कि परेशानी का सबब ये भी रहा कि अधिकारी और कंपनियों के जालसाजों ने एमपी लैंड रिकॉर्ड के खातों में से भी किसानों की भूमि को अपने नाम पर हस्तांतरित करा लिया। सोचिए, खानदानी भूमि का मालिक रातों रात भूमि विहीन किसान हो गया। उसे मिलने वाली सरकारी मदद और ऋण की पात्रता रखने वाला वो किसान अपात्र हो गया। 2 वक्त की रोटी कमाने वाला किसान न्यायालय से न्याय की गुहार लगाने के लिए वकीलों की महंगी महंगी फीस कहां से लाए? सवाल ये है कि वर्ष 2016 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। इसके बावजूद इतने बड़े घोटाले और जालसाजी में सम्मिलित अधिकारी और कंपनियों के निदेशकों पर आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? संघात में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए खुलासे के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।